क्लास 11th की सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। वीडियो का तीसरा पार्ट है, चैप्टर सेकंड है। ऑफ कोर्स अभी चैप्टर सेकंड बन गया, कभी चैप्टर थर्ड हुआ करता था। क्लास 11 की नई सीरीज के अकॉर्डिंग 2022 के हिसाब से हम लेक्चर सीरीज लेके आ रहे हैं। तो आप सभी ने आई होप पहला और दूसरा पार्ट वीडियो का ज़रूर देखा होगा। इस चैप्टर में बेसिकली रोमन एम्पायर से रिलेटेड चीज़ें बताई जा रही है। वीडियो को कंटिन्यू आगे कर रहे हैं। आई होप आपने वीडियो का लेक्चर सीरीज पहला और दूसरा ज़रूर देखा होगा। ऑफ कोर्स आप चैनल के साथ जुड़े हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। एपी फैमिली के साथ नहीं जुड़े हैं हमारे टेलीग्राम अकाउंट पे तो ज़रूर जुड़िएगा फॉर योर नोट्स। साथ में आप हमारे साथ में इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं फॉर योर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। आप हमारे साथ वहाँ इसलिए जुड़ेंगे ताकि हम आपसे लाइव बातें कर सकें वगैरह वगैरह। अब दोस्तों हमने पढ़ा था कि रोमन एम्पायर ऑफकोर्स 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। मैंने आपको बताया था कि किसी भी साम्राज्य का ज़्यादा लंबे समय तक समृद्ध रहना या प्रोस्पीरियस रहना, उसका एकमात्र कारण उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है, और जो हमने वीडियो के पिछले पार्ट में नहीं पढ़ा था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से हम इस लेक्चर सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का मतलब होता है प्रशासन। हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो रोमन एम्पायर था उसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही वास्ट था, बहुत ही फैला हुआ था। ये पश्चिम इलाकों के अंदर, पूर्व इलाकों के अंदर, उत्तरी इलाकों के अंदर सब जगह फैला हुआ था। अब मेन बात है कि इसका कंट्रोल उस समय पे काफ़ी अच्छा था, क्योंकि रोमन एम्पायर के अंदर जो शहरीकरण था वो भी बहुत तेज़ी से हो रहा था, क्योंकि बिजनेस बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा था। अब मेन बात ये है कि इतना बड़ा इलाका है, इतनी बड़ी टेरिटरीज़ है, उन सभी टेरिटरीज़ को सही तरीके से चलाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राजा को उस टाइम पीरियड पे आर्मी भी रखी थी उस राजा ने, और राजा आर्मी को पैसे भी देता था। तो जितनी बड़ी टेरिटरी होगी उतना ज़्यादा टैक्सेशन ज़रूर आएगा। तो राजा को मेन बात ये था कि जितनी बड़ी आपको इलाके दिखाई दे रहे हैं, ये सभी जगहों से टैक्सेशन सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ था। राज्य सभी प्रांतों से टैक्स लिया करता था ताकि राज्य पे उसका कंट्रोल बना रहे। आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि जैसे भारत में अकबर, औरंगजेब, शाहजहाँ, ये राजा एक ही जगह रहता था, लेकिन हर जगह पे ये अपने गवर्नर्स को अपॉइंट करते थे, और गवर्नर का मेन काम होता था कि उस राज्य से टैक्स निकाल के राजा को देना। सेम रोमन साम्राज्य के अंदर भी ऐसा ही था कि रोमन साम्राज्य के अंदर मैंने आपको बताया था कि राजा कहीं का भी रहे, लेकिन राजा सारी सोर्स ऑफ अथॉरिटी का हेड होता था, और वो बिना टैक्स लिए किसी भी राज्य को जाने नहीं दे सकता, क्योंकि राजा को टैक्स ही है जो उसे सबसे ज़्यादा मजबूत बनाता है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, ऐसे बहुत सारे शहर थे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे। हेरोड किंगडम था। हेरोड किंगडम के अंदर आप देख सकते हैं 5.4 मिलियन दिनेरिया, मतलब एक तरीके का मैं कह सकता हूँ सिक्का होता है। इतना कम से कम उन्हें 1025 किलो 1,25 किलोग्राम उन्हें सोना वहाँ से मिलता था। और उस टाइम पीरियड पे मैं कह सकता हूँ ये शुद्ध चांदी के सिक्के हुआ करते थे जो राजा टैक्स के रूप में लिया करता होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि राजा उस टाइम पीरियड पे सोना और चांदी जैसे सिक्कों का इस्तेमाल बिजनेस के रूप में भी किया करता होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा सिक्के हमें मिले हैं उससे हमने तो यही अंदाज़ा लगाया है कि रोमन साम्राज्य के अंदर चांदी के सिक्कों का सर्कुलेशन बहुत बड़ी मात्रा में होता था। और एक ही जगह हेरोड किंगडम के अंदर हमें इतनी बड़ी मात्रा के अंदर शुद्ध 4.5 ग्राम के चांदी के सिक्के मिले हैं, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब उस टाइम पीरियड पे इसको क्या कहा जाता था? डिनेरियस कहा जाता था। याद रखना, डिनेरियस कहा जाता था। डिनेरियस पेपर के अंदर आया हुआ है। क्या भी बताइए कि शुद्ध चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? उस टाइम पीरियड पे से डिनेरियस कहा जाता था। फिर दिरहम आया, और दिरहम तो ऑफकोर्स आज भी करेंसी हमें कुवैत और आसपास के इलाकों में देखने को मिलती है। अब क्योंकि जितना बड़ा इलाका था, जैसे अशोक ने अपनी 5 मेन प्रोविजनल्स बनाए थे, मेन सेंटर्स बनाए थे, जिससे वो पूरे इलाके को कंट्रोल कर सके, सेम ऐसा ही रोमन एम्पायर के लोगों ने अपने कुछ सिलेक्टेड इलाकों को मेन सेंटर्स बनाया था। जैसे एग्जांपल के लिए रोमन एम्पायर के आसपास के इलाकों में, जितने भी आसपास के इलाकों में कोस्टल लाइन पे बसे हुए मेन शहर होते थे, वहाँ पे ये पूरी तरीके से कंट्रोल रखते थे। तो जैसे एग्जांपल के लिए कार्थेज है, अलेक्जेंड्रिया है, एंटियोक है, ये सारे शाही नगर होते थे। यहाँ पे या तो राजा रहा करता होगा, या तो उसके मिनिस्टर्स रहते होंगे, या तो राजा के द्वारा कंट्रोल की गई जो भी आर्मी के हेड होते थे
वो यहाँ पे रहते होंगे। तो यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में टैक्सेशन सिस्टम यहाँ से निकाला जाता था। आपकी बुक के अंदर साइड में कॉलम दे रखा है, आप देख सकते हैं रोमन साम्राज्य के भूमध्य क्षेत्रों के में रहने वाले लोगों की दृष्टि से निकटवर्ती पूर्व का मतलब था भूमध्य सागर के बिल्कुल पूर्व का इलाका, मुख्य रूप से सीरिया, फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया के प्रांत जो रोमन साम्राज्य के हिस्से में थे, और मोटे तौर पर आसपास के क्षेत्र जैसे अरब। निकटवर्ती पूर्व का मतलब ये है कि रोमन साम्राज्य जो था दोस्तों, क्योंकि ईरानी लोगों का और रोमन के लोगों का 36 का आंकड़ा हमेशा बना रहता था, तो ये कोशिश करते थे कि अपनी मेन सेंटर्स वहाँ बनाएं जहाँ पे इनको रेवेन्यू भी आता रहे और इनका कंट्रोल काफ़ी अच्छी तरीके से बना रहे। तो आपको मैंने सेलेक्टेड प्लेसेस बता दिए, ये पेपर के अंदर भरने के लिए आते हैं, तो ये इसलिए आपके लिए ज़रूरी है। मेन बात ये है कि इट वॉज थ्रू दीज सिटीज़ दैट द गवर्नमेंट वॉज एबल टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द प्रोविजनल कंट्री साइड विच जनरेटेड मच ऑफ द वेल्थ। मतलब ये वो प्लेसेस होते थे जहाँ पे ऑफकोर्स बहुत बड़ी मात्रा के अंदर इनको पैसा, वेल्थ मिल जाया करता था। याद रखना ये वो जगहें हैं, क्योंकि एक तो कोस्टल लाइन के पास है, उस समय पे कोस्टल लाइन के पास बसना दैट मीन्स व्यापार का बहुत बड़ी मात्रा में होना, और राजा को क्या चाहिए, राजा को तो सिर्फ टैक्स चाहिए, इसलिए इन इलाकों के अंदर से बहुत बड़ी मात्रा के अंदर टैक्स लेता होगा। तो दोस्तों अगस्टस का टाइम पीरियड था, टाइबेरियस का टाइम पीरियड था, टर्जन का टाइम पीरियड था, ऐसे कितने लोग रोमन साम्राज्य के अंदर आए, सभी लोगों ने टैक्सेशन सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से बनाए रखा। याद रखना उस टाइम पीरियड के अंदर दे शो दैट द लोकल अपर क्लास वाज एक्टिवली इन्वॉल्व विद द रोमन स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेटिंग देयर ओन टेरिटरीज एंड कलेक्टिंग टैक्स फ्रॉम देम। मतलब मेन बात ये है कि इस टाइम पीरियड में जो छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कार्थेज की एक जगह है, कार्थेज में रोमन साम्राज्य का कंट्रोल तो था, लेकिन रोमन साम्राज्य पूरी तरीके से टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकता था, तो वो अपने नीचे नोबैलिटी क्लास को रखते होंगे या किसी वेल्दी क्लास को रखते होंगे। जैसे हमारे इंडिया के अंदर अंग्रेजों ने ज़मींदारों से सेटिंग बनाई और ज़मींदारों को कहा कि भैया तुम टैक्स इकट्ठा करके किसानों से हमको देना। तो सेम ऐसा ही रोमन साम्राज्य के अंदर रोम के राजाओं ने छोटे छोटे ज़मींदारों को वहाँ पे मतलब उनसे कोलैबोरेट करा और कहा कि आप लोग टैक्स का सिस्टम, आप लोग टैक्स निकाल के हमें देंगे। तो कुछ ऐसा सिस्टम यहाँ पे बनाया गया। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जो अपर क्लासेस होती थी वो भी मजबूत होती चली गई, और फिर धीरे धीरे करके राजा ने, रोमन एम्पायर के राजाओं ने आर्मी का कंट्रोल भी इन लोगों को देना चालू कर दिया, ताकि थोड़ी बहुत ना इनकी हुकूमत भी बनी रहे। जैसे इंडिया के अंदर ज़मींदारों के पास उनकी अपनी छोटी मोटी आर्मी भी होती थी, ताकि वो अपने गुंडों को इकट्ठा करवा ले और जो पैसा नहीं दे रहा है उनके घर में जाके धावा बोले और उनसे पैसा ले ले। सेम ऐसा ही इन ज़मींदारों को या इधर के बड़े बड़े अपर क्लासेस के लोगों को थोड़ी बहुत छूट भी मिलने लग गई, और इस वजह से ये जो बॉडी हो गई, ये वेल्दी क्लास बॉडी काफ़ी स्ट्रांग होने लग गई, और इस तरीके से समाज में न्यू अलाइड ग्रुप्स बनने लग गया और आर्मी के ऊपर ये लोग कंट्रोल भी देखने लग गए। मेन बात ये है कि दे बिकम मोर पावरफुल देन द सीनेटोरियल क्लासेस बिकॉज दे हैड द बैकिंग ऑफ द एम्पायर। मेन बात यह है कि ये सीनेट से और मजबूत इसलिए होते चले गए क्योंकि सीनेट्स पहले राजा को सलाह दिया करता था, लेकिन पैसा कमा के तो सिर्फ और सिर्फ आपका कौन दे रहा है, पैसा कमा के तो इनको अपर क्लासेस देती है, इसलिए सीनेट से ज़्यादा कंट्रोल इनके पास हो गया। एक टाइम आया था गैलेनियस का, याद रखना गैलेनियस भी एक रोमन एम्पायर के अंदर राजा ही था। ये जो गैलेनियस था ये पूरी तरीके से ये बताने की कोशिश करता था कि इसके साम्राज्य के टाइम पीरियड पे जो जितने भी सेनेटोरियल क्लासेस थी, जो अपर क्लासेस थी, वो राजा से टक्कर लेने लग गई, राजा के ऊपर निकलने की सोचने लग गई। इसीलिए गैलेनियस जो था उसने पूरी तरीके से एम्परर गैलेनियस कंसोलिडेट देयर राइज ऑफ द पावर बाय एक्सक्लूडिंग सेनेटर्स फ्रॉम द मिलिट्री कमांड। मेन बात ये था कि उस टाइम पीरियड पे इसने सेनेटर्स को पूरी तरीके से हटा दिया, किससे, सैनिक कमांडिंग से ऊपर। मतलब पहले क्या होता था कि सेनेट्स भी थोड़े बहुत पावरफुल होते थे और उस सेना को थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ, या वो बताया करते थे कि सेनेट जो कहेंगे वो सैनिक अधिकारियों को मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेनेट्स पावरफुल हो रहे थे गैलेनियस राजा के कंपैरिजन में, इसलिए गैलेनियस राजा ने पूरी तरीके से इस व्यवस्था को पलट दिया। जैसे कभी प्रिंसिपलेट ने करा था, सेम ऐसा ही इसने भी कर दिया। अब यहाँ पे ही डिड दिस इन द ऑर्डर टू प्रिवेंट कंट्रोल ओवर द एम्पायर एंड फॉलिंग देयर इनटू देयर हैंड। इसने पूरी तरीके से कहा कि राजा के ही पास सारी शक्तियाँ होंगी, राजा ही पूरा कंट्रोल रखेगा।
अब दोस्तों रोमन एम्पायर के अंदर सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी वो ये लगी कि इन लोगों ने ना अपने इतने बड़े एम्पायर होने के बावजूद भी न्याय की जो व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी बनाए रखी। हमारे इंडिया के अंदर कई सालों के बाद आपको पता होगा पंचायती राज व्यवस्था आई थी। हमने क्या पंचायती राज व्यवस्था बनाई थी? हमने सबसे निचले स्तर पर ग्राम सभा रखी, उसके बाद हम लोगों ने जिला परिषद रखा, सॉरी जिला परिषद तो यहाँ ऊपरी हिस्से पे जिला परिषद, और फिर इस इलाकों पे क्या कहते हैं क्या रखा, है ना। बहुत लंबे समय के बाद हमारे पास ये आ पाया था और काफ़ी लंबे समय से तो वो चल ही रहा था कि यूनियन गवर्नमेंट सबसे ऊपर है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होगी और फिर लोकल गवर्नमेंट होगी। तो दोस्तों यहाँ पे रोमन एम्पायर के अंदर न्यायिक व्यवस्था जो थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे जुरिडिक्शन जो था विलेज कंट्रोल में भी था, काउंसिल था, सिटी काउंसिल्स में था और मजिस्ट्रेट भी लोग होते थे। तो पहले मजिस्ट्रेट फिर विलेज के ऑफिसर्स या विलेज के हेडमैन वहाँ पे होते थे। तो ये एक अच्छी बात थी, ये एक अच्छा सूचक था कि इतने बड़े एम्पायर होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं यहाँ पे जो न्यायिक व्यवस्था थी वो काफ़ी अच्छी देखी गई। दूसरी बात ये भी देखा गया कि वहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब वहाँ पे कहीं ना कहीं रोमन एम्पायर के अंदर जो लोग रहते थे उनका शाहीपन भी दिखाने की कोशिश करी गई है। शाहीपन कैसे मैं बोलूँगा, क्योंकि वहाँ पर द एडवांटेज ऑफ लिविंग इन द सिटी वॉज दैट इट माइट बी बेटर प्रोवाइडेड फॉर द ड्यूरिंग फूड शॉर्टेज एंड द फेमिनाइन इन द कंट्री साइड। द सिटी हैड पब्लिक बाथ एंड द अर्बन पॉपुलेशन एंजॉयड हायर लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट। इसमें यह दिखाने की कोशिश करी गई थी कि जो लोग गांव जैसे इलाकों के अंदर रहते थे उन लोगों को फूड की शॉर्टेज हो सकती थी, लेकिन जो लोग शहरी इलाकों के अंदर रहते थे उन लोगों के लिए एंजॉयमेंट का बहुत सारा संसाधन होता था। इन लोगों को इवन हम अगर रोमन एम्पायर के उस टाइम के कैलेंडर को भी नज़र डालें तो काफ़ी लंबे समय तक, कुछ दिन हैं मुझे याद नहीं आ रहे, काफ़ी दिनों तक, जैसे संडे होता है हमारे यहाँ तो छुट्टी का दिन, वहाँ पे काफ़ी दिनों तक छुट्टियों के दिन हुआ करते थे। वर्किंग आवर्स तो बहुत कम होते थे और दूसरा पब्लिक बात होते थे, जैसे आज के टाइम में नाइट क्लब्स होते हैं तो उस टाइम पीरियड में पब्लिक बात होते थे जहाँ पे लोग सारे गेट टुगेदर करते थे। लेकिन दोस्तों ये चीज़ काफ़ी लंबे समय तक चला। रोमन एम्पायर, याद रखना, हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये दौलत, ये शौहरत, ये हुकूमत सब किराएदार है, आज किसी और के पास है और कल किसी और के पास होगी। तो काफ़ी लंबे समय तक ये टाइम पीरियड चलता रहा। हमने लास्ट अगर आपको ध्यान ये पढ़ने की कोशिश करी थी कि रोमन एम्पायर काफ़ी लंबे समय तक रिपब्लिक था। 1509 से लेके लास्ट 27 BC के टाइम पीरियड पे ये वो टाइम पीरियड था जिस समय पे रोमन रिपब्लिक था, है ना। रोमन रिपब्लिक था और स्टेटस पावर की चलती रहती थी। लेकिन 27 BC के ले से 14 AD तक इस टाइम पीरियड किसका, ऑगस्टस का टाइम पीरियड आया। ऑगस्टस का टाइम पीरियड आया। ऑगस्टस जो था वो उसका टाइम पीरियड पीसफुल था पूरी तरीके से, है ना, पीसफुल था उसका टाइम पीरियड। लेकिन हमें पता था कि इसके बाद टाइबेरियस आया, बहुत सारे लोग आए। लेकिन हम ज़ीरो से अगर हम, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, इसको मैं मिटो देता हूँ। अगर हम लोग ज़ीरो से 200 साल और प्लस यहाँ पे 0 से 300 साल इस टाइम पीरियड पे आए तो रोमन एम्पायर के अंदर खतरे की घंटी बनने लग गई थी। खतरे की घंटी इसीलिए क्योंकि बाहर के लोग अब इन पे अटैक करने लग गए थे। तो इसे ही 3rd सेंचुरी क्राइसिस के नाम से जाना गया। रोमन एम्पायर काफ़ी फल फूल रहा था लेकिन रोमन एम्पायर के ऊपर अटैक होने लग गया। काफ़ी लंबे समय तक रोमन एम्पायर काफ़ी अच्छा रहा, यानी कि 700-800 सालों तक रोमन एम्पायर में राजा आते चले गए, ये सिस्टम चलता चला गया। लेकिन 3rd सेंचुरी क्राइसिस रोमन एम्पायर के लिए बहुत बुरा था क्योंकि जो उनकी प्रोस्पैरिटी, उनकी शांति, उनका आर्थिक विस्तार पहली और दूसरी शताब्दी तक आते आते ख़राब होने लग गया। क्योंकि उस टाइम पीरियड पे ईरान के अंदर ससीरन एम्पायर जो था वो अपनी जड़ें और ज़्यादा फैलाने लग गया, वो और एग्रेसिव हो गया और पूरी तरीके से जितने भी इलाके ईरान के आसपास के इलाके थे वो इलाके पूरी तरीके से ईरान के ससीरन एम्पायरों ने कैप्चर करने लग गए क्योंकि बाउंड्रीज नहीं थी। और फिर भाई दूसरे लोग तो मजबूत होते चले जाएंगे, है ना। तो वहाँ पे एक राजा है शाहपुर प्रथम, देखो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे एंटियोक कभी इनकी कैपिटल होती थी, कॉन्स्टेंटिनोपल इनकी कैपिटल होती थी, यहाँ पे अलेक्जेंड्रिया था। तो ये सारा इलाका रोमन एम्पायर ने कैप्चर कर लिया था। रोमन एम्पायर का ईरानियन एम्पायर ने कैप्चर कर लिया था। तो एक शाहपुर फर्स्ट एक राजा है जो उनकी, आप देख सकते हैं उनका महल है, उस महल की दीवारों के अंदर
दीवारों के ऊपर फेमस इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं। उसमें लिखा हुआ है कि शाहपुर प्रथम जो था वो एक ईरानियन रूलर था, उसने कम से कम 60,000 रोम की आर्मी को कैप्चर कर लिया था। और एंटियोक मैंने अभी आपको बताया कि एंटियोक भी कैप्चर कर लिया था, जो कभी रोमन एम्पायर की कैपिटल भी हुआ करती थी। यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव केंद्र हुआ करता था। तो दोस्तों यहाँ से तो छीन लिया किसने, यहाँ से तो छीन लिया पूरे के पूरे एशिया से ससीरियन एम्पायर ने। और दूसरा ऊपरी लोग थे वो थे, तो जर्मन्स लोगों को बारबेरियंस कहा गया। बारबेरियंस ने भी कहीं ना कहीं अटैक करना चालू करा। ये आपको राइन रिवर दिख रही है और ये डाइन्यूब रिवर दिख रही है। कभी इनका साम्राज्य यहाँ तक हुआ करता था और यहाँ से फैलते फैलते पूरा था उनका। तो यहाँ पे शाहपुर यानी कि ससीरियन एम्पायर ने कैप्चर कर लिया और इधर के इलाकों से जर्मन्स जो लोग थे वो बढ़ने लग गए। और जब जर्मन्स लोग बढ़ने लग गए तो उन्हें बारबेरियंस कहा गया और जर्मन्स लोग बारबेरियंस के आसपास के इलाकों पे कैप्चर करने लग गए। और काफ़ी बार डाइन्यूब रिवर पे इस टाइम पीरियड पे आप देख सकते हैं इतनी बार हमले हुए कि रोमन एम्पायर की व्यवस्थाएं खराब होनी चालू हो गई। तो बारबेरियंस ये वो लोग थे, इसलिए 100 साल का टाइम पीरियड रोमन एम्पायर के लिए बहुत बुरा रहा। उनकी टेरिटरी कम होती चली गई, टेरिटरी कम हुई तो रेवेन्यू कम होने लग गया, रेवेन्यू कम होगा तो आर्मी कम होती चली जाएगी। और ऐसा कहा जाता है कि रोमन एम्पायर फिर सिमट के रह गया। 47 सालों के अंदर 23 राजा रोमन एम्पायर के अंदर बदल गए। और ये दिखाने की ये कोशिश करता है कि रोमन एम्पायर 3rd सेंचुरी क्राइसिस के सामने टिक नहीं पाया और अर्ली रोमन एम्पायर इस तरीके से ख़त्म हो गया। फिर जो लेट रोमन एम्पायर हुआ तो उस टाइम पीरियड पे जो नए राजा आए उन्होंने रोमन एम्पायर को मजबूत करने की सोची होगी। तो दोस्तों इस तरीके से 3rd सेंचुरी क्राइसिस आपके लिए पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आई होप आपको चीज़ें क्लिस्टर क्लियर समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ईपी फैमिली के साथ आप जुड़ सकते हैं फॉर योर टेलीग्राम अकाउंट, जहाँ पे आपको नोट्स मिलते रहते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।